गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी जो पी ब्लॉक 11th में आता है, 11th में दो ही ग्रुप आते हैं 13 और 14, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली। तो अब ये 12th का पोर्शन शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो ग्रुप 11th में है और बाकी के चार ग्रुप 12th में है। तो चार ग्रुप कौन से हैं? 15, 16, 17, 18। तो आज हम 12th वाले पोर्शन का ग्रुप 15 शुरू करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। तो कहां से शुरू होगा? नाइट्रोजन फैमिली से शुरू होगा। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, उनका नाम क्या है, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसा हम शुरुआत से करते हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से? तो यहां लिखेंगे बच्चों हम एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर भाई? ठीक है। तो एलिमेंट का शॉर्टकट आपको मालूम है, जैसे मैंने प्रोडक्ट टेबल में बताया, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। ठीक। तो देखो, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। ठीक है भाई। और बच्चों एक नया एलिमेंट जो अभी शायद 2016 में डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम है, जिसका एलिमेंट का सिंबल है MC और इसका एलिमेंट का नाम है मॉस्कोवियम। अभी मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये है नाना पाटेकर असरानी सब बीमार MC। क्लियर? N फॉर नाइट्रोजन। ठीक है भाई, शुरुआत नाइट्रोजन से करेंगे। P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस। AS फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक है ना। SB का मतलब होता है एंटीमनी, एंटीमनी। क्लियर? अच्छा, AN है ना, ठीक है। और बी का मतलब होता है बच्चों बिस्मथ। बिस, क्या लिख रहा हूं मैं इसको, बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ। ठीक है बच्चों। और लास्ट ये जो MC है, इसका नाम है मॉस्कोवियम, VIUM, मॉस्कोवियम। ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 15 के हो गए। क्लियर? अब इनका एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको मालूम होना चाहिए 7। बस अब ये मालूम होना चाहिए, इसके बाद आप जोड़ते जाओ। तो सबसे पहले कितने का गैप रखना है? 8 का गैप रखना था। 7 में 8 प्लस करो तो कितना होता था बच्चों? 15। तो फॉस्फोरस का कितना हुआ? 15। फिर 15 में हम क्या करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे। तो 18 और 15 कितना हुआ? 33। ठीक है। तो फॉस्फोरस का फॉस्फोरस का 15 हो गया, तो आर्सेनिक का कितना हो गया? 33। अब 33 में दोबारा से हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 41, 10, 51। तो एंटीमनी का कितना होता है? 51। ठीक है। अब आई बिस्मथ की बारी। तो अब कितना ऐड करना पड़ेगा? 32। लास्ट के दो लाइन में हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। तो 51 और 32 कितना होता है बच्चों? 83 हो गया। और लास्ट का क्या लिखो आप, जो 15 है ना, 115 लिख लो। तो 83 में 32 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। तो 7, 15, 33, 51, 83 और 115, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। क्लियर हो गया भाई? याद नहीं करना, जैसे मैंने बोला था, पैटर्न याद रखना। यहां पर 8 का गैप है, 18, 18 का गैप है, 32 और 32 का गैप है। बात खत्म। ठीक। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में हम कैसा लिखेंगे? हीलियम, इनर्ट गैस लिखी, और उसके बाद ये 1s2 हो गया और 2s2 और 2p3 आएगा। लास्ट में इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो P3 आएगा। ठीक है ना, तीसरी फैमिली पर हम बात कर रहे हैं। तो 2s2 2p3, s2 sp3 ये चलता रहेगा, बस केवल ये डिजिट चेंज होगी। अब 15 वाले का लिखना है। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? नियॉन। ठीक है भाई। तो यहां डिजिट चेंज होगा, 3s2 3p3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है?
उसके बाद है आर्गन। तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आर्गन से शुरू करेंगे। डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, 3d10 4s2 एंड 4p3। क्लियर, देखो चेंज हो रहा ना, 3 4 3 4। उसके बाद एंटीमनी के पास आ जाओ, तो आर्गन के बाद नेक्स्ट गैस कौन सी है? हीना, नीना और करीना, यानी क्रिप्टन, है ना। तो क्रिप्टन यहां आ जाएगा बच्चों 4d10 5s2 एंड 5p3। क्लियर। अच्छा, उसके बाद बिस्मथ की बारी। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी आएगी? क्रिप्टन के बाद क्या है? जिनॉन, है ना। तो जिनॉन, ठीक है। 4f14, अब 4f ऑर्बिटल आ गए यहां पर। 5d10 6s2 एंड 6p3। पैटर्न देखिए आप किस तरह से आ रहा है ना। लास्ट है मॉस्कोवियम। तो लास्ट इनर्ट गैस कौन सी है? रेडॉन, ठीक है। तो यहां जाएगा 5f14 6d10 7s2 एंड 7p3। बात खत्म। तो यही पैटर्न मैंने पिछली दो फैमिली, कार्बन और बोरॉन फैमिली में आपको सिखाया था। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर हो गया बच्चों? चलो तो फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं इनके अकरेंस की। ये किस फॉर्म में मिलते हैं, कौन कौन से इनके मिनरल है, अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में है कि नहीं है ना। चलो भाई, इतना हो गया। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी दूसरी, अकरेंस। अकरेंस किस फॉर्म में हमें ये मिलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, फिर फास्फोरस की बात करते हैं, है ना। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर मैं एयर में देखूं तो आपको मालूम है एयर में दो ही गैस है जिनका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। तो कितनी होती है भाई एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज? 78%। इन एयर इट एग्जिस्ट इन 78%, ठीक है। और 21% ऑक्सीजन होती है ना, बाकी सारी गैसेस होती है। तो नाइट्रोजन एयर में इतनी होती है। लेकिन मैं अर्थ क्रस्ट में बात करूं, इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NO3-। क्लियर। अच्छा, दो कंपाउंड है नाइट्रेट के, एक होता है हमारे पास KNO3 और दूसरा होता है बच्चों NaNO3। KNO3 को हम बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। और NaNO3 को हम बोलते हैं चिल्ली सॉल्ट पीटर। ये चिल्ली मिर्ची नहीं है ना, ये एक कंट्री का नाम है, चिल्ली सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो कई बार थोड़ा सा इनके बारे में पूछा जाता है। तो एयर में और अर्थ क्रस्ट में हमने दोनों में डिस्कस कर लिया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है कि हमारी लाइफ बिना नाइट्रोजन के नहीं चल सकती है। हमारी बॉडी में कई ऐसे कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के बने होते हैं, ठीक है। उनमें से प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालूम है आपको। तो देखो, इन बायोलॉजिकल सिस्टम नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और आपको मालूम है कि बिना प्रोटीन के लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। तो चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, उनमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन फॉर्म में होता है। अच्छा, नाइट्रोजन और भी जगह होता है, जैसे इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन डीएनए। आपको मालूम है न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो वहां भी नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, डीएनए आरएनए में, है ना। क्लियर। तो बिना नाइट्रोजन के हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन की फॉर्म में
हमें चाहिए और डीएनए आरएनए चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, ठीक है भाई। देखो जनरली आपने सुना होगा कि फॉस्फोरस हमारी बोन और टीथ का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस, है ना। बोन किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की, है ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अलावा और कहाँ होता है? अगर हम बाहर देखें, अर्थ क्रस्ट में देखें, तो जो फॉस्फोरस होता है वो एक मिनरल के फॉर्म में होता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल कॉल्ड, एक मिनरल है जिसका नाम है बच्चों एपेटाइट। एपेटीआईटी, एपेटाइट। और इस एपेटाइट का फॉर्मूला होता है Ca3, ना 3 तो नहीं होता, 9 होता है, हाँ, Ca9PO4 का 6, इसको बड़ा करो, है ना। ठीक है भाई। फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है? -3, तो 18 हो गया। और कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? +2, तो 18 हो गया। ठीक है, तो Ca9PO4 का होल 6 और यहां पर होता है CaX2। और इस X का मतलब होता है बच्चों F भी हो सकता है और Cl भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, X में भी, है ना। तो अगर हमने X को F रखा तो नाम क्या होगा? फ्लोरोएपेटाइट। X को हमने Cl रखा तो क्लोरोएपेटाइट, और X को हमने OH रखा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लियर? अच्छा, अमेरिका में एक फॉस्फेट रॉक है, फॉस्फेट रॉक, फॉस्फेट रॉक। उसमें जो फॉस्फोरस है वो फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फ्लोरोएपेटाइट। तो Ca9PO4 का 6 CaF2 फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है भाई, तो फ्लोर एपेटाइट की फॉर्म में। क्लियर? तो ये फॉस्फोरस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस, है ना। तो बोन और टीथ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस। क्लियर? अच्छा देखो, फॉस्फोरस बोन और टीथ के अलावा और कहां कहां होता है? फॉस्फोरस ऑल्सो प्रेजेंट इन डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट वहां पर होता है। आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। क्लियर? अच्छा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो वहां भी फॉस्फोरस है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, आपको मालूम है कि जो हमारे अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो भी, उसमें भी फॉस्फोरस होता है। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वहां भी फॉस्फोरस। ठीक है, अच्छा, अगर हम बाहर देखें तो एग और मिल्क में भी फॉस्फोरस होता है। किस फॉर्म में? फॉस्फोप्रोटीन की फॉर्म में, फॉस्फोप्रोटीन की फॉर्म। बस, तो बस ये मतलब ज्यादातर इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनके बारे में कम डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बता दिया, फॉस्फोरस के बारे में बता दिया। ठीक है, अच्छा, जो बाकी के एलिमेंट है जैसे कौन से अभी? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये बच्चों अपनी सल्फाइड ओर में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड ओर में मिलते हैं, और बहुत कम अमाउंट में होते हैं, ट्रेस अमाउंट में होते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में इतना ही है बस। मोस्टली आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? तो नोट करो बच्चों फटाफट से। ठीक है, समझ में बात आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और
केमिकल प्रॉपर्टी। इतना हो गया अकरेंस। चलो आराम आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाते जाना है ना, जैसे मैंने आपको बोला है कि रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाते जाना है, नहीं तो आपको बुक से पढ़ने में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो रनिंग लेक्चर के नोट्स आपके पास होंगे तो आपको रिवाइज करना आसान होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी बच्चों? एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं? 4 बेसिक प्रॉपर्टी ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या है। बस यहां पर जनरली कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार वो ऊपर से नीचे बढ़ेगी या ऊपर से नीचे घटेगी, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टी हम यहां पर लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? NS2 NP3, ये तो होता है कॉमन। और n की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 2 से लेकर और 7 तक होती है। बस इतना ही करना, जनरल लिखना है ना, हर किसी का निकलेगा, हर किसी का मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों हमारे पास एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाएंगे, नाइट्रोजन से मॉस्कोबियम की तरफ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो लिखेंगे इसमें इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर बच्चों? ऊपर से नीचे बढ़ेगा, और आपको मालूम है क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे हम बच्चों ऊपर से नीचे आते जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। ये तो सीधी सी बात है ना। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और लास्ट इसमें प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, किसी एटम की बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक, तो जैसे जैसे बच्चों डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे सीधे चलती है ना। अच्छा, एक चीज, जो लास्ट के 2 एलिमेंट है कौन कौन से हैं भाई? एंटीमनी और बिस्मथ, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लगभग लगभग सेम होती है ना। बस इतना ही है, तो फटाफट से नोट करो। तो ये सारी एटॉमिक प्रॉपर्टी हमने आपको बता दी है। ठीक है भाई, कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी हो गई, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम 3 चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन सेमी मेटल है ना। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। पहले बॉइलिंग पॉइंट देन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई, तो सेकंड आप हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर दिख रहा है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटालिक प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, चलो सारे एलिमेंट लिख लो, कौन सा एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो बच्चों नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दीज 2 आर प्योरली नॉन मेटल। और अगर हम आर्सेनिक एंड
एंटीमनी की बात करें तो दीज टू आर मेटलॉइड्स यानी सेमी मेटल, या आप इसको बोल सकते हैं मेटलॉइड्स। क्लियर। और जहां तक हम बात करें बिस्मथ की, तो बिस्मथ इज मेटल। देखो भाई, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सीधी सी बात है ना। तो जनरली अगर आपको पूछा जाए कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। एंटीमनी और आर्सेनिक के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। और बिस्मथ के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो इससे आपको इनके ऑक्साइड के नेचर के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, द मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है भाई, समझ में आई बात। चलो अच्छा, इतना ही, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई डिस्कशन, ज्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि जो एटम है उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है ना। अच्छा देखो, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, और कहां तक बढ़ता है, आर्सेनिक तक बढ़ता है। देन उसके बाद घटता है ना। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ। बस, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट में इतना ही है। मोस्टली क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे जो है किसी एटम के मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाता जनरली, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। तो नोट करो बच्चों फटाफट से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, ऑक्सीडेशन स्टेज। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है ना बच्चों। तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पर, कि भाई हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किस तरह की प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है भाई, चलो इस पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है, जरूरत है। क्लियर। तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी तीसरी। सबसे पहले बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, क्या बताया था आपको कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5, +3 और -3। ये 3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 15 ग्रुप के एलिमेंट जनरली शो करते हैं, है ना। तो कौन कौन सी बच्चों, देखो एक तो +5, दूसरी +3 और तीसरी -3। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ये शो करते हैं। पर बच्चों ऐसा नहीं कि इन तीनों के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, बाकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन एलिमेंट किस तरह का कंपाउंड बना रहा है। ये तो है ना भाई, वो एलिमेंट अगर वो कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, लेकिन वो कंपाउंड बनाएगा नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। तो मोस्टली देयर आर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5, +3 एंड -3। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ये बोलूं आपको कि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो +5 की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर प्रिवलेंस। ठीक है। तो फ्रॉम क्या लिखा, फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल प्रिडोमिनेट। ये नोट करना आपने।
और जैसा मैंने आपको बोला था कि ये क्यों प्रिडोमिनेंट होता है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए बच्चों जो बिस्मत होता है उसकी +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है बजाय +5 के, है ना, क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना, यहां पे एक एक्सेप्शन है, BiF5 एक ऐसा कंपाउंड है बिस्मत का, केवल एक ही कंपाउंड है बिस्मत पेंटाफ्लोराइड जिसमें बिस्मत +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्लियर। लेकिन बिस्मत की मोस्ट ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है, +3। भाई एक ही कंपाउंड ऐसा है जो +5 में एग्जिस्ट करता है, बाकी सबके सब कंपाउंड बिस्मत कैसे करेगा, +3 में एग्जिस्ट करेगा। इसलिए बच्चों +3 ऑक्सीजन स्टेट ऊपर से नीचे आने पर ज्यादा प्रिडोमिनेंट होती है, क्लियर। भाई ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। अच्छा, आप देखो एक चीज, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। क्या लगता है कि नाइट्रोजन कहां से कहां तक करेगा, तो बच्चों नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर +5, -3, -2, 0, +1, +2, +3, +4 तक एग्जिस्ट करता है, -3 से लेकर और +5 तक। अब देखो मैं आपको सारे कंपाउंड लिख के बताता हूं और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के बताता हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं -3 से, तो देखो NH3 अमोनिया, NH2NH2 मालूम है इसका नाम क्या है, 12th वालों को तो मालूम होगा, लास्ट में बताऊंगा। तीसरा NH2OH, चौथा N2, पांचवा N2O, छठवां NO2, कितनी हो गई, 4 हो गए ना, N2O3, N2O4 या NO2, लास्ट में N2O5। अब देखो बच्चों ये नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड मैंने लिख लिए। अब देखो ये अमोनिया है, तो नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, -3। इसका नाम है बच्चों हाइड्राजीन, क्या नाम है, हाइड्राजीन, ठीक है। अच्छा, यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, -2, देख रहे हैं ना, -2 है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन शो हो रही है, -1, ठीक है ना। अच्छा, N2 0, N2O क्या होगी बच्चों, देखो +1, ठीक है। यहां पर कितनी हो रही है, +3, 6 +3, अच्छा +2 वाला भी होता है, यहां पर +4 और यहां पर +5। देखो कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से लेकर और +5 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड में यहां पर लिख देता हूं, NO, हाँ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर क्या होता है बच्चों, +2। तो देखो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5, ये सारी ऑक्सीडेशन रेट शो करता है पूरी की पूरी, क्लियर। नोट करो जरा फटाफट से, इनके नाम भी नोट करना, अगर आपको नाम मालूम नहीं है तो मैं आपको नाम बता देता हूं, है ना इसको, ठीक है बच्चों। देखो ये अमोनिया हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आने वाला है वैसे भी, क्लियर। अब देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक टर्म्स आपने सुना होगा, 12th वालों को तो मालूम होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि कोई कंपाउंड जब वो रिएक्शन करेगा तो अगर उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है उसी कंपाउंड का, सेम कंपाउंड का, या उसके अंदर जो एलिमेंट है
उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बच्चों देखो, अगर मान लिया जाए कि मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर +4 तक होगी, +1 से लेकर +4 तक होगी, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि +1 से नीचे आ सकता है और +4 से ऊपर जा सकता है, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर नाइट्रोजन +5 में एग्जिस्ट करता है तो बच्चों या तो ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है नहीं, और अगर नाइट्रोजन -3 में एग्जिस्ट करता है तो अब इसका जो है रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा, दोनों पॉसिबल है। लेकिन जो बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल 3HNO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है भाई, और ये बनाता है बच्चों HNO3 + H2O + NO, तो 3 2 5 1 6 6 हो गए, 3 नाइट्रोजन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, करेक्ट। दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड लिख देता हूं मैं, नाइट्रस एसिड है ना, और ये है बच्चों हमारा नाइट्रिक एसिड। अच्छा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नाइट्रोजन का, 4, 4 में से 1 गया 3 यानी +3 है ना। यहां पर कितना है 6, 1 गया +5 और यहां पर कितना है, यहां पर है बच्चों ऊपर लिखा था मैंने +2। तो अब देखो जो नाइट्रस एसिड है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यानी देखो इसका यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ये तो हुआ। और यहां पर बच्चों देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, 3 से 5 हो गया, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही कंपाउंड जिसका रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कभी भी बच्चों लोवेस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगी। देखो बीच में है ना +3 है, तो +3 ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात, नोट करो जरा फटाफट से, है ना। तो नाइट्रोजन के केस में हमने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ली है, क्लियर बच्चों। चलो अब हम बात करेंगे फास्फोरस की, ठीक है, नोट कर लिया सबने, ठीक है, टाइम कितना हुआ, मैं थोड़ा पानी पी लूं तब तक, आप भी थोड़ा ब्रेक ले लो। क्लियर हो गया। अच्छा अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, है ना। देखिए बच्चों जो हमारा 15 ग्रुप है ना, यानी नाइट्रोजन फैमिली है, इसमें आपको 2 ही कंपाउंड के बारे में डिटेल से पढ़ना है, 2 ही एलिमेंट के बारे में, यानी उनके कंपाउंड पढ़ने, एक नाइट्रोजन एक फास्फोरस, तो उन्हीं पे हमारा ज्यादा जोर रहेगा। तो अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर, ठीक है, यानी P। अच्छा जो फॉस्फोरस है वो मोस्टली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्ट करता है, +5 +3 एंड -3, 3। अब देखो तीनों के कंपाउंड में कैसे लिख रहा है ना, PCl5 +5 PCl3 +3 एंड PH3 -3। PCl5 phosphorus pentachloride, PCl3 phosphorus trichloride, PH3 is called phosphine, याद रखना है ना, क्या, फॉस्फीन, PHOSPHENE, फॉस्फीन इसका नाम है, ठीक है। और PCl5 और PCl3 आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़े होंगे, है ना। तो मोस्टली ये इन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा नहीं है कि इन्हीं में एग्जिस्ट करता है, ये कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऑल्सो सो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लीजिए +1 भी होती है +4 भी होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है, क्लियर, डिपेंड करता है कि कंपाउंड।
अब फिर वही कहानी यहां पर आ गई डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की, है ना। तो देखो बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी जब फॉस्फोरस अपनी बीच की कंडीशन में होगा, जैसे +4 में एग्जिस्ट करता है या +3 में एग्जिस्ट करता है, +4 या +3 में, तो उनका रिडक्शन भी पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। लेकिन +5 होगा तो वो कभी भी जो है एक ही करेगा, या तो एक करेगा मतलब कि रिडक्शन को होगा, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ना। तो मिनिमम क्या हुआ -3, मैक्सिमम क्या हुआ +5। अब देखो H3PO2, 4H3PO2 नहीं, हम लिखेंगे PO3, ठीक है। और यहां पर बना रहा है बच्चों H3PO4 प्लस PH3, तो ये 4 है, तो ये 3 हम यहां लिखेंगे, है ना। 3 3 9, 3 12, 12, 4P आ गए, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, ये रस है, रस, इसमें रस निकलता है, और ये रिक है, तो फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फीन है। क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पर P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, यानी +3 है ना। और यहां पर कितना है, 4 दूनी 8, 3 गया +5, और यहां पर कितना है -3, है ना, -3 हो रहा है। अब देखो +3 है, वो -3 भी जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है। और यहां पर बच्चों देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसका रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो +3 में ये पॉसिबल है, क्योंकि वो -3 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, क्लियर। लेकिन +5 हो तो उसका रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है, और -3 से नीचे नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो नोट करो जरा फटाफट से, है ना। तो बस बच्चों आपको जो है इतना ही इसमें पढ़ना है। क्लियर, चलो, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं लास्ट, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, है ना। उसमें हम लोग हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड, इन सब पर डिस्कस करेंगे। बस एक लास्ट चीज में यहां पर आज करवा देता हूं आपको, एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। तो जो जो आपने कार्बन और बोरोन में पढ़ी है, वही सब कुछ हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग यहां पर आएगी एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। तो नाइट्रोजन की एनोमैलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें ऐसी है जो कार्बन बोरोन यानी फैमिली के फर्स्ट मेंबर में कॉमन है। देखो पहले क्या कॉमन है, एक तो बच्चों इसका साइज कम होता है, स्मॉल साइज होता है। दूसरी क्या होती, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और तीसरी हमने क्या खास बात पढ़ी थी, इसके अंदर कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो इन्हीं सबकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर बच्चों। तो ये सबके साथ कॉमन है, ऐसा सब में हमने ऐसा पढ़ा था। चलो ये 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 4th नंबर में इसको दे रहा हूं। सबसे पहली बात देखो, डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम 4 होगी। तो बाकी के एलिमेंट की कितनी हो सकती है, 4 से ज्यादा हो सकती है ना। तो लिखेंगे यहां पर ड्यू टू absence of d orbital maximum covalency
कितनी जा सकती है, इज 4। क्लियर। और बाकी एलिमेंट की कितनी हो सकती है, बियॉन्ड 4। ठीक है, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल है, यहां पर डी ऑर्बिटल नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टी है ना, देखो जो नाइट्रोजन है वो डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो किस तरह की बॉन्डिंग बनाएगा, पी पाई बॉन्डिंग, है ना। तो बच्चों देखो, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग विद itself और अदर एलिमेंट्स, अपने साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ एक कैसी प्रॉपर्टी बनाएगा, कैसी बॉन्डिंग बनाएगा, पी पाई। अब देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, पी पाई, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पी पाई एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगेन पी पाई। तो इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी। देखो बाकी के बच्चों एलिमेंट पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वो कैसी बॉन्डिंग बनाएंगे, वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। अब देखो 6 अदर एलिमेंट्स फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है, इसीलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। फॉर एग्जांपल R3P डबल बॉन्ड O, इसका पी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल, है ना। और दूसरा R3P डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों अगर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड बना रहा है तो कैसी बॉन्डिंग होगी, डी पाई पी पाई। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो कैसी बॉन्डिंग होगी, पी पाई पी पाई। ये डिफरेंशिएट है ना। देखो नेक्स्ट, नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म। नाइट्रोजन जो है N2 बना सकता है, ठीक है। और बच्चों N2 में कितना बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर कैन नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ट्रिपल बॉन्ड विद इटसेल्फ मतलब बोलने का मतलब है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़कर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस के साथ जुड़कर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, यानी नाइट्रोजन आपस में जुड़ के हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, जबकि और एलिमेंट आपस में जुड़ के सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसका रीजन देखिए बच्चों, है ना। देखो नाइट्रोजन में साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग आसानी से हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्योंकि साइज छोटा है तो फटाफट से ऑर्बिटल मैच कर जाएंगे। लेकिन बच्चों यहां पर साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इसके ऑर्बिटल के बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से केवल सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर। 8वां पॉइंट नोट करते हैं। देखो, जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इट इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। अगर मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी देखूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है बच्चों 178 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस की एनर्जी देखूं तो ये होती है 213 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसको जरा मैं कंफर्म कर लूं, है ना। कंफर्म 159 सॉरी, है ना, माफ करना मुझे, 159, ठीक है, ये 213 ही होती है, करेक्ट। तो बच्चों नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 159 किलो जूल पर मोल।
फॉस्फोरस फॉस्फोरस की कितनी है 213 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड फॉर। ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कंपेयर कर रहा हूं नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। तो अब ये कमजोर होता है, ये स्ट्रांग होता है, दिख रहा है एनर्जी से। अब रीजन क्या है देखो कमजोर होने का। देखो बच्चों जो नाइट्रोजन है उसमें लोन पेयर है, फॉस्फोरस में भी लोन पेयर है ना। यहां पर साइज छोटा है यानी पास पास है, यहां पर थोड़ा दूर दूर है। ये तो बात साइज बड़ा है दूर दूर है, साइज छोटा है पास पास है। जितने पास पास रहेंगे इन लोन पेयर का रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। ये तो है भाई, अगर कोई चीज पास पास आएगी तो इलेक्ट्रॉन भी पास पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे तो लोन पेयर का रिपल्शन बढ़ेगा, जबकि इसमें रिपल्शन इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि दूर दूर है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ लोन पेयर विल इंक्रीजेस, दिस लीड टू डिक्रीज द बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से ये वीक होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। क्लियर, समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये कुछ बच्चों एनोमलस प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन की जो आपको नोट करनी है। लगभग सारी फैमिली में जो पहला मेंबर है उसमें इसी तरह की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। रनिंग लेक्चर के नोट्स आपको बनाते जाना है, ये आपको फायदा होगा। एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, एक्सरसाइज सॉल्व करते जाना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे सेपरेट मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।